हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलकी चैनल। अनलकी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाटरमेलन यानी तरबूज के बारे में जानेंगे। जिन लोग चैनल पर पहली बार आए, बेल आइकन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम एग्री से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तरबूज का जो किंगडम हुआ प्लांटी, इसका जीनस जो हुआ सिट्रेलस, और इसका बोटनिकल नेम जो हुआ यानी कि वनस्पतिक नाम सिट्रल्स बुल्गेरिस। इसका फैमिली जो हुआ कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n=24 या 2n=48। तरबूज का दूसरा नाम एक और है सिट्रस लैनेटस। बेलवर्गीय सब्जियों का प्रमुख स्थान है। भारत के विभिन्न भागों में तरबूज के भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, जैसे कलिंदा, कलिंदी तरबूज। हालांकि इसे बागों में भी उगाया जा सकता है, परंतु इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश नदियों के किनारे मुख्य रूप से उगाया जाता है। सामान्य ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में इसे निचले हिमालय क्षेत्र से भारत के दक्षिणी भागों पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान तरबूज उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। यह एक अति उत्तम डेजर्ट फल है, डेजर्ट फ्रूट। इसका स्वाद अमीर गरीब दोनों ही लेते हैं, बात तो सही है। इसके जूस में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिला दी जाए तो उसे उत्तम ताजगी देने वाले रिफ्रेशिंग और ठंडा पेय बनता है, पीने लायक बन जाता है। तरबूज में 90% पानी पाया जाता है। तरबूज के छिलकों का रस निकाल कर पीने से यौन शक्ति में वृद्धि होती है। तरबूज का जो छिलका है उसका रस निकाल के हम लोग पी लें तो यौन शक्ति में वृद्धि हो जाएगा। कितना बेनिफिट है छिलका से। अब हम लोग जानते हैं उसका हिस्ट्री और ओरिजिन, इतिहास और उत्पत्ति। तरबूज का जो ओरिजिन हुआ था अफ्रीका भी माने जाते हैं। तरबूज का जो दूसरा जन्मभूमि है भारत, प्राचीन काल से होती आ रही है। उत्तरी भारत में इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में विशेष रूप से उगाया जाता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में भी उगाया जाता है। चलिए इसका कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू जान लेते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू पोषक मूल्य जो होता है 100 ग्राम। तरबूज के पके फल रसदार व मीठे होते हैं। कभी कभी इसके अधपके फलों से सब्जी सी बनाई जाए। इसके बीजों से गिरियां निकालकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपयोग किया जाता है, जैसे टेबल नंबर में दिया हुआ है। खाद्य मूल्य तरबूज का नमी 92.00 ग्राम, प्रोटीन 7.00 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 7.00 ग्राम, फास्फोरस 7.00 ग्राम, थायमिन 0.05 मिलीग्राम, स्कॉर्बिकम 6.0 मिलीग्राम, कैल्शियम 7.0 मिलीग्राम, रिबोफ्लेविन 0.05 मिलीग्राम, विटामिन ए 599.00 IU। ये समझो टोटल जोड़ के 100 ग्राम पाया जाता है न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तरबूज का क्लाइमेट कैसा रहना चाहिए। तरबूज के सफल उत्पादन हेतु गर्म शुष्क जलवायु, गर्म दिनों में लंबी रातों के साथ लंबे बढ़वार मौसम की आवश्यकता होती है। इसके पौधे बहुत कम तापमान या तुषार को सहने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। इसके अंकुरन को अनुकूलतम नमी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच मृदा तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि मिट्टी का जो तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसका बीज अंकुरन होगा, निकलेगा। पादप वृद्धि के लिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचा तापमान अनुकूलतम होता है, यानी कि जो पौधा उसका वृद्धि होता है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उससे नीचा तापमान। और जबकि फल का जो उत्तम निर्माण होता है 24 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। फलों को पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र तरबूज उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं, क्योंकि वहाँ उच्च गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्मी पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। सॉइल, तो तरबूज को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु इसकी अगेती फसल रेतीली, दोमट और अधिक उपज के लिए दोमट मृदाएं सर्वोत्तम मानी गई है। भारी मृदाओं में जड़ों का विकास भली भांति नहीं हो पाता है, अतः इनमें कम अवधि वाली किस्म जो कम उपज देती है। अब इसका जो मिट्टी है उगाने के लिए सबसे अच्छा रेतीली दोमट मिट्टी। अब हम लोग जानते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज यानी कि उन्नत किस्में। तरबूज के अनेक चयन किस्में, वेराइटीज और हाइब्रिड वेराइटी इसकी व्यावसायिक खेती के लिए विकसित की गई है। उनका उल्लेख नीचे दिया गया है, जैसे अकरा ज्योति मध्यकालीन संकर किस्म हाइब्रिड वेराइटीज जो 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। फल गोल, हल्की हरी त्वचा वाले, जिनसे गहरे हरे रंग की धारियां पाई जाती है। प्रत्येक बेल में 2 से 3 फल लगते हैं। मीठा गुद्दा
12 से 14% TSS और क्राइसम लाल रंग का होता है। जब गुदा अधिक पक जाता है तो वह ग्रेनुअल हो जाता है, दानेदार हो जाता है। इसे दक्षिण एवं उत्तरी भाग में उगाया जा सकता है। इस किस्म के प्रत्येक फल का भार 6 से 8 केजी होता है। प्रति हेक्टेयर 350 क्विंटल तक उपज दे देती है। बीज छोटे व कम होते हैं। वेराइटीज नंबर 2, आक्रामणी। इस किस्म के फल गोल अंडाकार होते हैं, अंडा के जैसा। प्रत्येक फल का भार 6 केजी से प्रत्येक फल का भार 6 केजी होता है। त्वचा हल्की हरी जिस पर फीक हरे रंग की धारियां होती है। गुद्दा गहरे लाल रंग का और बहुत मीठा 11 से 12% TS होता है और इनमें बीज प्रबंधन इस प्रकार का होता है जिसे सुगमता से निकाला जा सकता है। यह किस्म चूर्ण फफूंदी डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी होता है, जबकि एंथ्रोज और ब्लोसम एंड रॉट को सहन करने वाली होती है। यह किस्म जो है चूर्ण फफूंदी और डाउनी मिल्ड्यू को प्रतिरोधी होता है, मतलब घातक है, हानिकारक अकरा वेराइटी के लिए। और एंथ्रोज और ब्लोसम एंड रॉट जो है उसको सहन शक्ति के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। इसका भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है। साथ ही दूरस्थ बाजारों में बिना किसी क्षति के लिए जाया जा सकता है। प्रति हेक्टेयर 600 क्विंटल तक उपज दे देती है। नेक्स्ट वेराइटी है असाही यामाटो। यह एक जापानी किस्म है। भारत में सुगमता पूर्वक उगाया जा रहा है। इसके प्रत्येक फल का भार 6 से 8 केजी का होता है। इसकी त्वचा पर हल्के हरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। गुद्दा गहरा गुलाबी कुरकुरा क्रिस्प मीठा 11 से 13% होता है, जिसमें भूरे बीज पाए जाते हैं। यसाई यामाटो यह किस्म बीज बोने के 90 से 95 दिन में तैयार हो जाते हैं। फल का औसत 7 से 8 केजी का होता है। प्रति हेक्टेयर 200 से 225 क्विंटल उपज दे देती है। नेक्स्ट वेराइटी दुर्गापुरा केसर। यह एक देर से तैयार होने वाली किस्म है। दुर्गापुरा केसर जो है बहुत लेट से तैयार होता है ये वेराइटी। इसके फलों की हरी धारियां पाई जाती हैं। प्रत्येक फल का भार 4 से 5 केजी का होता है और गुद्दा केसरी रंग का होता है। देखिए दुर्गापुरा केसर जो है उसका गुद्दा केसरी रंग मतलब केसर रंग का होता है, जो मॉडरेट मीठा होता है, जिसमें बड़े बीज पाया जाते हैं। इसमें बड़ा बीज पाया जाता है। दुर्गापुरा केसर। नेक्स्ट वेराइटी दुर्गापुरा मीठा। यह किस्म के फल गोल होते हैं जिन पर हरी धारियां पाई जाती है। छिलका यानी कि रेंड मोटा होता है। गुद्दा गहरे लाल रंग का होता है, जिसमें मीठा 11% TS होता है। प्रत्येक फल का औसत 6 से 8 केजी का होता है। यह किस्म बीज बोने के 125 दिन में तैयार हो जाती है। नेक्स्ट वेराइटी इम्प्रूव्ड सीपर। यह अमेरिकी से लाई गई की है किस्म है। यह अमेरिकी से लाई गई वेराइटीज है। इसकी त्वचा गहरे हरे रंग की होती है। गुद्दा लाल और मीठा 8 से 9% TS होता है। प्रत्येक फल का भार 8 से 9 केजी होता है। न्यू हैम्पशायर मिडगेट यह एक विदेशी किस्म है। इसके फल छोटे होते हैं। प्रत्येक फल का भार 1.5 केजी से 2 केजी होता है। इसके फलों की त्वचा हल्की हरी होती है, जिन पर काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। गुद्दा लाल होता है। यह किस्म गृह वाटिकाओं में उगाने के लिए उपयुक्त है, मतलब अपने बागानों में इस वेराइटी को हम उगा सकते हैं। पूसा बेदाना यह एक संकर किस्म है, मतलब एक हाइब्रिड वेराइटीज है। पूसा बेदाना जिनमें बीज नहीं होते हैं। पूसा बेदाना एक ऐसा हाइब्रिड वेराइटी है जिसमें बीज नहीं होता है। यह किस्म धीमी गति से बढ़ती है, जिसकी पत्रावली गहरे हरे रंग की होती है, जिसकी लताओं में अंता पर्व यानी कि इंटरनोड्स होती हैं और पत्तियां चरमिल होती हैं। गुद्दा गुलाबी रंग का अति उत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं। यह किस्म की फसल 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म के बीज महंगा और बीज अंकुरन में परेशानी होती है, अतः इस किस्म को व्यावसायिक स्तर पर नहीं उगाया जा सकता। पूसा बेदाना हम व्यावसायिक रूप से नहीं उगा सकते, बिजनेस के रूप में नहीं उगा सकते हैं। शुगर बेबी यह वेराइटी अमेरिकी से लाई गई। इसकी लता मध्यम लंबाई तक बढ़ती है। प्रत्येक फल का भार 4 केजी होता है। फल गोल, जिनकी त्वचा गहरे हरे रंग की होती है, जिस पर काले हरे रंग की धारियां पाई जाती है। फल बहुत मीठा 11 से 13% TS होता है, जिसमें भूरे रंग के छोटे बीज होते हैं। फल का भार 4 से 6 केजी के होते हैं।
फसल 80 से 90 दिन में तैयार हो जाते हैं। प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल तक उपज दे देती है। किस्मों के अतिरिक्त अनेक हाइब्रिड वेराइटीज उपलब्ध हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जैसे यथा मधु, मिलन, मोहनी, MHW4, MHW5, MHW6, MHW11, MHW12, MHW15, NS246, NS295, सुरुचि, समट रूपती, अमृत, सेंचुरी प्रमुख है। यह हाइब्रिड वेराइटीज की विशेषताएं हैं। देखने में आकर्षक, उच्च गुणवत्ता वाला गुद्दा, यातायात के लिए उत्तम, बिल्ट प्रतिरोधी, सहनशीलता है। W19 यह किस्म 75 से 80 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसके फल पर हल्के हरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। इसका गुद्दा गहरा गुलाबी एवं ठोस होता है। प्रति हेक्टेयर 46 से 50 टन उपज दे देती है। यह किस्म शुष्क क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ लैंड, खेत की तैयारी। तो भारत में प्राय तरबूज की खेती नदी तट पर बालू में थाला बनाकर करते हैं। भारत में बोने के लिए 2-3 बार हल चलाना चाहिए। प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगा, ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं समतल हो जाए। पाटा का मतलब हुआ कि कुछ मैन्योर्स और खाद के बारे में पढ़ते हैं। खाद एवं उर्वरक, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। तरबूज की फसल को कितनी मात्रा में पोषक तत्व दिए जाएं, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु और उनके उगाने की विधि। प्रति हेक्टेयर 15 से 22.5 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट भूमि की तैयारी के समय डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 55 से 110 केजी नाइट्रोजन, 55 से 80 केजी फास्फोरस, यानी कि 55 से 110 केजी नाइट्रोजन, 55 से 80 केजी फास्फोरस और 55 से 110 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बीज बोने के पूर्व डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा लताएं निकलने के समय और फिर बाद में 10 से 15 दिन देनी चाहिए। आमतौर पर अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में अधिक नाइट्रोजन डालने से लताओं में नर फूलों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यह और मादा या संपूर्ण फूल निर्माण में कमी हो जाती है, जिसके कारण फल निर्माण कम होता है और उपज में भारी कमी हो जाती है। इसीलिए फल निर्माण से पूर्व सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा भूमि में डाल देनी चाहिए। तरबूज के फलों को पूरा पकने पर तोड़ा जाता है, इसीलिए लताओं पर अधिक संख्या में फल मिलने चाहिए। इसके आंशिक उपचार है यूरिया और कीटनाशी दवा का मिश्रण बनाकर छिड़काव करना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी सोइंग, बुआई। तरबूज का प्रबंध बीज से किया गया है। बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि पंक्ति और पौधों की आपस दूरी कितनी रखनी है। इसके साथ किस्म की लता फैलने का स्वभाव कैसा है। आम तौर पर छोटे बीज वाली किस्म व बड़े बीज वाली किस्म की क्रमशः 3 से 3.5 केजी और 5 केजी प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उन्नत किस्म इम्प्रूव्ड वेराइटीज के बीजों के 1/3 मात्रा प्राप्त होती है। तरबूज का प्रबंधन, बीजों को पॉलिथीन के थैलियों में उगाकर उनका रोपण किया जाता है। बीजों को बोने से 48 घंटे, देखिए 48 घंटे पानी में भिगोया जाता है। ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। कुछ भूमि में अंकुरित बीजों को डोलिया बनाकर कुंडों और नालियों या नदियों के किनारे में बोया जाता है। लंबी लताओं वाली किस्म पंक्तियों और पौधों की आपस दूरी 3.5 मीटर रखी जाती है। नदियों के तट पर आपस दूरी 1.2 मीटर रखी जाती है, जबकि मध्यलता वाली किस्म जैसे शुगर बेबी के लिए ऊपरी मुद्राओं में 2.0 मीटर इंटू 1.0 मीटर की दूरी रखी जाती है। पौधों की दूरी 0.6 मीटर तक कम किया जा सकता है। इस विधि से डौलियों पर प्रति डौली एक पौधा उगाया जाता है। पौधा उगाया जाए तो प्रति हेक्टेयर 16,1600 पौधे उगाया जा सकता है। गड्ढों में रोपाई करने के लिए 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे में खोदे जाते हैं। फीट में गोबर की खाद प्लस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मिश्रण खोदी गई मिट्टी में मिलाकर गड्ढों में भर दिया जाता है। उत्तरी भारत में मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुआई फरवरी के अंत से मध्य मार्च तक की जाती है, जबकि उत्तर पूर्वी व पश्चिमी भारत में नवंबर जनवरी में की जाती है। पश्चिमी बंगाल में तरबूज की बुआई दिसंबर जनवरी में की जाती है। राजस्थान में इसकी एक फसल वर्षा ऋतु में भी ली जाती है, जिसकी बुआई अगस्त सितंबर में की जाती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में असाही यामोटो किस्म अप्रैल मई में बोया जाता है। प्लांट रेगुलेटर का उपयोग करें। फसल में मादा फूलों की संख्या में वृद्धि के लिए प्लांट रेगुलेटर्स का उपयोग करें, जिसके लिए 2,4,5 ट्राईआयोडो
बेंजोइक अम्ल टीवा के 25 से 50 ppm का छिड़काव करें। 15 से 20 दिन की फसल पर करें और दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव से 10 से 15 दिन में करें। ऐसा करने से उपज में गुना वृद्धि हो जाती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किए गए अनुसंधानों से तरबूज की फसल में वृद्धि नियामक के उपचार से अधिक उपज पाई गई है। इस उपचार के लिए जिब्रेलिक एसिड का नामक रसायन घोल तैयार करके तरबूज की फसल पर 2 से 4 सच्ची पत्तियों की अवस्था में इसका सिर्फ छिड़काव करें। 1.25 ग्राम जिब्रेलिक एसिड को पहले अल्कोहल की थोड़ी मात्रा में घोले तथा बाद में पानी मिलाकर 50 लीटर घोले बना लें। यह 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। जैसे डिवीजन 20, सेल्वेट 99 आदि का भी इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दवा इस फसल की सतह पर कुछ समय रुकेगी और उपचार अधिक लाभप्रद होगा। अब हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। इरिगेशन और ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास। तरबूज के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, परंतु जलमग्नता वाटर लॉगिंग को सहन नहीं कर पाता। प्रथम सिंचाई बीज को बोने या पौधे रोपने के बाद करनी चाहिए। बसंत ग्रीष्म ऋतु की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। भारी मृदाओं में जल्दी सिंचाई करने से पौधों की वानस्पतिक बढ़वार अधिक हो जाती है। वहाँ पर जल्दी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर फूल आने से पूर्व फूल आने व फल निर्माण की अवस्था में नमी की कमी के कारण उपज में भारी कमी हो जाती, परंतु फलों के परिपक्व होने की अवस्था में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में सिंचाई कर रहे हैं इस अवस्था पौधे से प्राप्त होने वाले फलों का गुणवत्ता कम हो जाती है और फल फटने की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। पौधों के आधार पर और मूल क्षेत्र तक के पानी सीमित रहना चाहिए। सिंचाई जल से लताएं या अन्य वनस्पतिक भाग नहीं भीगना चाहिए। विशेष रूप से फूल निकल रहे हो, फूल का निर्माण हो रहा और फलों का विकास हो रहा है, पत्ते तनों और बढ़ते फलों को भीगने से उनमें सिंचाई जल से लताएं या अन्य वनस्पतिक भाग नहीं भीगना चाहिए। विशेष रूप से फूल निकल रहे हो, फलों का निर्माण हो रहा है और फलों का विकास हो रहा है, पत्तियों तनों और बढ़ते फलों के भीगने से उनमें रोग लग जाते हैं। नदी के किनारे पर उगाई गई फसलों में प्रारंभ में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाद में पौधों की जड़ 1.5 मीटर तक या जल स्तर पहुँच जाती है, फिर कोई सिंचाई नहीं हो सकती। गर्मियों में 3 से 5 दिन के अंतराल सिंचाई करनी चाहिए, जबकि पश्चिमी बंगाल में 10 से 15 दिन के अंतराल में करनी चाहिए। थैंक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले बार पढ़ेंगे प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा के बारे में।